गुड मॉर्निंग। मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, हमने हेनरी के नियम के बारे में डिस्कस किया था, उसके वैकल्पिक कथन के बारे में डिस्कस किया था। x प्रोपोर्शनल p या x बराबर kp या p बराबर kx, ये हमने पढ़ लिया था इससे पिछली वीडियो में। अब बात करते हैं हेनरी नियम की सीमाएं या हेनरी नियम के लिमिटेशंस। स्टूडेंट, हेनरी नियम कब लागू होता है, कब अप्लाई होता है, उसकी चार कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये कि दाब ज्यादा नहीं होना चाहिए, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, अगर दाब पहले से ही अधिक हुआ तो आप गैसों की विलयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि गैस को खोल रहे हैं और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने पहले से ही प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ा रखा है तो हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, गैस की विलयता पर दाब के प्रभाव की स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है ताप कम नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि टेम्परेचर कम होते ही सर्दी का माहौल सा हो जाता है, ऑलरेडी प्रेशर बढ़ जाता है, इससे हम गैस की विलयता पर दाब के प्रभाव का अध्ययन नहीं कर पाते। तीसरा है गैस की विलयता विलायक में कम होनी चाहिए, गैस की विलयता विलायक में कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अर्थात गैस विलायक से कोई केमिकल रिएक्शन ना करे, अर्थात उसका ना तो वियोजन हो और ना ही संघनन हो। तो गैस की विलयता विलायक में पहले से कम होनी चाहिए। अगर पहले से अगर वो क्रिया कर लेगी तो पहले से वो ज्यादा घुलनशील है, फिर दाब बढ़ाने पर क्या स्थिति कर पाओगे आप। तो गैस की विलयता विलायक में कम होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और चौथा है कि गैस की जो आणविक अवस्था है, गैस की आणविक अवस्था समान होनी चाहिए, अर्थात वो जैसे पहले थी वैसे ही बाद में, बोलने के बाद ही वैसी ही रहनी चाहिए, अर्थात उसका केमिकल कंपोजिशन समान होनी चाहिए, वो कोई रिएक्शन ना करके किसी यौगिक का निर्माण ना करे, बस उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट समान होनी चाहिए, जैसे वो बोलने से पहले थी वैसे ही वो बोलने के बाद रहनी चाहिए। ये चार लिमिटेशंस हैं, जब जाके हेनरी का नियम लागू होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे अमोनिया है, अमोनिया या HCl जल में घुल जाती है, जल में अमोनिया हमने बता दिया था, जल में क्रिया कर लेती है अमोनिया, NH4OH बना लेती है, और HCl जल में जो है आयनित हो जाता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जल में इन गैसों के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता। इन गैसों के लिए जो आयनित हो जाए या जो रिएक्शन कर ले जल के साथ, उन गैसों के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो जाती घुल जाती है। फिर आप दाब कहां से बढ़ाओगे और कहां से देखोगे विलयता बढ़ रही है, दाब बढ़ाने पर तो विलयता बढ़ती है। तो ये तो पहले से जाती घुल गई, जाती ज्यादा से ज्यादा घुल गई, रिएक्शन कर ली, तो इन गैसों के लिए हेनरी नियम लागू नहीं होता। लेकिन अगर आप इन्हीं गैसों को बेंजीन में घोलते हो C6H6 में, तो बेंजीन में ये क्रिया नहीं करती हैं ये गैसें, तो बेंजीन विलायक में इन गैसों के लिए हेनरी का नियम लागू होता है, अर्थात हेनरी नियम की अनुपालना करती हैं, लेकिन जल में नहीं करती, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जल में क्रिया कर लेती है या आयनित हो जाती है, बेंजीन में ऐसा नहीं करती कुछ भी। तो बेंजीन में हम प्रेशर बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो विलयता भी देखेंगे धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। और ये जल में जाते ही बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है, पहले से ही ज्यादा विलय हो जाती है, विलयता पहले ही बढ़ जाती है, तो दाब के प्रभाव का अध्ययन कहां कर पाओगे आप, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं, ये तो हेनरी के नियम के लिमिटेशंस थे, अब हेनरी के नियम के एप्लीकेशन, ठीक है स्टूडेंट। हेनरी के नियम के एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट? पहला एप्लीकेशन है हेनरी नियम के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, ठीक है स्टूडेंट। पहला एप्लीकेशन ये है कि जो हेनरी जो गैसें होती हैं, जैसे बदबूदार या अशुद्ध विलयन होता है, उसमें जहरीली गैसें या विषैली गैसें घुली होती हैं। जैसे एक अशुद्ध विलयन है, इसमें विषैली गैसें घुली हुई हैं, विषैली गैसें घुली हुई हैं, बदबूदार विलयन है, तो हम
गैस की जो विलेयता है या सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि विषैली गैसें बाहर निकल जाती हैं तो एक एप्लीकेशन हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, हम ये जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा जो एप्लीकेशन है वो ये है कि जैसे पेप्सी की बोतल है, पेप्सी की जो बोतल है, कोका कोला की जो बोतल है, अगर हम उस बोतल को पेप्सी की बोतल को अगर हम हाई प्रेशर पर रखेंगे, प्रेशर हाई रखेंगे, हाई प्रेशर पर ठंडा करेंगे पेप्सी की बोतल को, तो उसमें जो गैस है CO2 जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर हमने उसको हाई प्रेशर पर ठंडा किया पेप्सी या कोका कोला की बोतल को, तो उससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, दूसरा एप्लीकेशन है। तीसरा एप्लीकेशन आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो गोताखोर होते हैं जो समुद्र में रिसर्च करने जाते हैं प्लांट्स वगैरह का या खनिज लवणों का, तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं नीचे, तो गहराई में दाब का मान बढ़ता है स्टूडेंट, दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी भी गैस की बढ़ती है। जैसे जैसे कोई गोताखोर है, गोताखोर वो समुद्र की गहराई में नीचे जाएगा, तो उसे गहराई में नीचे जाने से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की विलेयता भी बढ़ेगी। हेनरी लो कहता है प्रेशर बढ़ने पर गैस की विलेयता भी बढ़ती है, नीचे जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जो गैसें होंगी वो उसके ब्लड में ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल होंगी, उसके रुधिर में, खून में ज्यादा से ज्यादा घुलेंगी। लेकिन जब वो दोबारा ऊपर आता है, गोताखोर ऊपर आता है, तो क्या होता है गैस की जो, क्योंकि गहराई में तो विलेयता दाब बढ़ता है, फिर दाब जो होता है उसका मान कम हो जाता है, यानी प्रेशर का मान कम हो जाता है। क्योंकि जब वो समुद्र की सतह पर आता है, समुद्र की सतह पर आता है वो गोताखोर, तो प्रेशर ऊपर आने पर कम हो जाता है, और प्रेशर कम हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी भी गैस की कम हो जाती है। तो जो गैसें उसके ब्लड में घुल गई थी वो बाहर आने लगती हैं स्टूडेंट, बाहर आने लगेंगी। लेकिन कुछ नाइट्रोजन के बुलबुले उसके ब्लड में, उसके रुधिर में रह जाते हैं, और नाइट्रोजन के जो बुलबुले होते हैं उसके ब्लड सर्कुलेशन में या रक्त परिसंचरण में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे उसे दर्द होता है, पीड़ा होती है शरीर में। इस पीड़ादायक स्थिति को कहते हैं स्टूडेंट बैंड्स। ठीक है स्टूडेंट, इस पीड़ादायक स्थिति को बैंड्स कहते हैं। इसके निवारण के लिए वो टैंक लेके जाते हैं, श्वसन टैंक, गोताखोर श्वसन टैंक लेके जाते हैं श्वसन टैंक। और श्वसन टैंक जो होते हैं उसमें हीलियम गैस को या अदर गैसों को जो है, हीलियम गैस को लिक्विड फॉर्म में ले जाया जाता है, इसके साथ अदर गैसों को लिक्विड फॉर्म में या द्रव रूप में लेके जाया जाता है इस बैंड्स की स्थिति का निवारण करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, चौथा एप्लीकेशन है, जो पहाड़ियों पर रहने वाले लोग होते हैं या जो पर्वतारोही होते हैं, जब ये पहाड़ों पर जाते हैं या ऊंचे स्थानों पर रहने वाले जो लोग होते हैं, तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर प्रेशर कम होता है और गहराई बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर का मान कम होता है, और प्रेशर कम होने पर गैसों की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। हम स्टूडेंट, हमारे शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन घुलेगी नहीं, तो रक्त परिसंचरण में हम कुछ भी सोचते हैं तो रक्त परिसंचरण के द्वारा ही तो मस्तिष्क आवेश या जो संवेदनाएं होती हैं वो मस्तिष्क तक जाती हैं। तो क्योंकि गैसों की विलेयता कम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, जिससे सोचने की प्रवृत्ति में कमी हो जाती है। स्पष्टतया पर्वतारोही या पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उनमें सोचने की क्षमता कम होती है, तो इस स्थिति को कहते हैं स्टूडेंट एनॉक्सिया। इस स्थिति को एनॉक्सिया कहते हैं स्टूडेंट। उनके सोचने की जो क्षमता होती है, बोलते हैं लेकिन वो काफी देर के बाद रेस्पॉन्स देते हैं, बोलने के काफी देर बाद कुछ बात कही उनसे, लेकिन उसकी काफी देर बाद उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, क्योंकि उनके सोचने की क्षमता जो थी, सोचने की जो कैपेसिटी थी कम थी। ठीक है, इस रोग को कहते हैं एनॉक्सिया। ठीक है स्टूडेंट, ये हेनरी नियम के एप्लीकेशन थे स्टूडेंट। अब बात करते हैं वाष्पदाब, द्रवीय विलयन का वाष्पदाब। ठीक है स्टूडेंट,
द्रवीय विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। स्टूडेंट क्या होता है, जैसे ये एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने पानी डाल दिया या जल डाल दिया और इसे धूप में रख दिया और इसको चारों तरफ से बेलजार से ढक दिया। बेलजार है, कांच का मान सकते हो या और किसी चीज का। तो क्या होता है स्टूडेंट, ये द्रव का की सतह है, जल की सतह है। कुछ समय पश्चात ये जल के जो अणु है ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लग जाते हैं, यानी वाष्पन होने लग जाता है। यहाँ अणु वाष्प के अणु बाहर जाने लग जाते हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए स्थान नहीं है। तो ये बेलजार है ऊपर, तो बाहर जाने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता, तो यही वाष्प के अणु दोबारा से अब द्रव में परिवर्तित होने लग जाएंगे। ये द्रव में परिवर्तित होने लग जाएंगे, यानी संघनन स्टार्ट हो जाएगा। संघनन, पहले वाष्पन की रेट ऑफ वेपराइजेशन हाई हुआ, रेट ऑफ वेपराइजेशन स्टार्ट ज्यादा हो गया, इसकी रेट ज्यादा हो गई। कुछ समय पश्चात इसकी रेट घट गई और रेट ऑफ कंडेंसेशन यानी वाष्प के अणु का द्रव में पुनः परिवर्तित होना ज्यादा हो गया। रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा हो गया। एक स्थिति ऐसी आ गई जब वाष्पन और संघनन दोनों के रेट इक्वल हो गए, बराबर हो गए, यानी साम्य अवस्था स्थापित हो गई। ठीक है स्टूडेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है एस्टैब्लिश हो गई। पहले रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा था, कुछ समय पश्चात रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा हो गया। अर्थात पहले वाष्पन की दर ज्यादा थी, यानी द्रव का वाष्प में बदल गया वाष्पन। कुछ समय पश्चात वाष्प के अणु को बाहर निकलने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाया, तो वही वाष्प के अणु द्रव में परिवर्तित होने लग गए, इसे हम कहते हैं संघनन। कुछ समय पश्चात वाष्पन और संघनन दोनों की दर यानी अग्रभिक्रिया प्रतिभिक्रिया दोनों की दर समान हो गई। उस स्थिति में वाष्प के अणुओं द्वारा जो द्रव के तल पर दाब डाला जाता है उसे कहते हैं स्टूडेंट वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, जब वाष्पन और संघनन की दर साम्य में आ जाए तो वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव के तल पर जो दाब डाला जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। वाष्प दाब आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। हम बात करते हैं वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट ने नियम दिया है, राउल्ट नामक साइंटिस्ट ने नियम दिया, एक वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए दिया है और एक अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए दिया है। ठीक है स्टूडेंट, वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है स्टूडेंट, वाष्पशील यानी वोलेटाइल, इसमें विलय भी वाष्पशील होगा, विलय यहाँ पर लिक्विड होगा द्रव, और यहाँ पर विलायक भी द्रव होगा, दोनों ही वाष्पशील होंगे और दोनों ही लिक्विड होंगे। ठीक है, क्या कहता है वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम? ये यूं कहता है कि वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प, निश्चित ताप पर वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या स्टूडेंट, आंशिक वाष्प क्या होता है? जैसे ये है, इसमें दो प्रकार के विलय हैं, ए और बी, दो प्रकार के घटक हैं। तो ए के द्वारा जो पात्र की दीवार पर जो दाब डाला जाएगा वो इसका आंशिक वाष्प होगा और बी के द्वारा जो दाब डाला जाएगा वो भी इसका आंशिक वाष्प होगा। दोनों का कुल दाब क्या होगा? कुल दाब, दोनों का जो दाब होगा वो कुल दाब होगा। ठीक है, तो एक घटक के द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है उसे आंशिक वाष्प कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
हम बात करते हैं राउल्ट का, क्या बोले, निश्चित ताप पर वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्पता उसकी मोल भिन्न के या मोल अंश के समानुपाती होता है। हम ये मानते हैं कि विलयन में दो अवयव हैं, ए और बी, ये दोनों ही द्रव हैं। इसे हम विलय मान लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं विलायक। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंशिक वाष्पता अगर पीए हो और इसकी मोल भिन्न अगर x से व्यक्त की जाए तो ये राउल्ट का नियम होगा, आंशिक वाष्पता वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्पता उसकी मोल अंश के या मोल भिन्न के समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो P0 x से, P0 x से, यहाँ P0 क्या है, शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में, और ये कांस्टेंट होता है स्टूडेंट। इसी प्रकार अवयव B का आंशिक वाष्प Pb प्रोपोर्शनल xb इसकी मोल भिन्न के, A का आंशिक वाष्प Pa ऐसे ही B का आंशिक वाष्प Pb इसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा, या Pb बराबर P0 xb। ठीक है स्टूडेंट, Pa बराबर Pa0, इसको यहाँ पर Pa0 कहते हैं, इसको यहाँ पर Pb0 कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, Pa0 या Pa0 शुद्ध अवस्था में A का आंशिक वाष्प है, ये शुद्ध अवस्था में B का आंशिक वाष्प है। ठीक है स्टूडेंट, यदि कुल वाष्प कैपिटल P हो, यानी विलयन का कुल वाष्प, विलयन का कुल वाष्प कैपिटल P हो, तो P बराबर क्या होगा स्टूडेंट, दोनों के आंशिक वाष्प के योग के बराबर होगा, यानी Pa प्लस Pb, और Pa की जगह मान रख देंगे Pa0x से, Pa0xa प्लस Pb0xb। ठीक है स्टूडेंट, और हम ये बता चुके हैं स्टूडेंट, किसी भी विलयन में सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव एक होता है, यानी xa प्लस में xb बराबर एक होता है, सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव एक होता है। अब इस विलयन में दो ही तो अवयव हैं, a और b, और इनकी मोल भिन्न है xa प्लस xb, और इसका योग क्या होगा, सदैव एक। ये याद रखना, किसी भी विलयन में चाहे कितने भी अवयव हो, उसमें चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव एक होता है, ना तो एक से कम ना ही एक से ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास ये आ चुका है समीकरण आगे, कैपिटल P विलयन का कुल वाष्प है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग xa प्लस xb बराबर एक बार हम लिखते हैं कि हमारे पास नियम P बराबर आ गया था Pa0xa प्लस Pb0xb। तो एक बार क्या आ जाएगा, यहाँ से xa बराबर xb को यहाँ लेके आओ, पक्षांतरण करो तो यहाँ जाएगा 1 माइनस xb। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार तो इस समीकरण में xa की जगह रखेंगे 1 माइनस xb, तो क्या आ रहा है, P बराबर Pa0 1 माइनस xb प्लस में Pb0xb। ठीक है स्टूडेंट, क्या आ रहा है, कैलकुलेशन करने पर कैलकुलेशन गुणा करो, Pa0 माइनस में Pa0xb और Pb0xb, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, xb है। तो ऐसा करो स्टूडेंट, P बराबर Pa0 हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट, xb को कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें कॉमन है, तो माइनस xb को हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस से माइनस खत्म, ये आ गया Pa0 प्लस माइनस 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 प्लस, और माइनस प्लस माइनस, ये आ गया xb से xb खत्म, तो Pb0। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे प्लस लेते हो तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने xb को माइनस xb कॉमन लिया है, तो ये आ रहा है, और अगर हम यहाँ प्लस लें
तो फिर ये PA0 यहाँ आ जाएगा और PB0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम प्लस लेते हैं तो इसमें हमें क्या करना होगा, ये वाली टर्म माइनस वाली बाद में लिख लेंगे और PB0 पहले लिखेंगे, तो ये आ जाएगा PB0 माइनस में PA0। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने प्लस कॉमन लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब यदि हम x से ना लिखकर x भी लिखें तो इसमें ही आ जाएगा, क्योंकि x से बराबर 1 माइनस एक्स भी था, अब हो जाएगा x भी बराबर 1 माइनस एक्स से। अगर ये लिखते हैं इस वाली समीकरण में इसका मान रखें, हमने इस वाली समीकरण में x का मान रखा है, अब इस वाली समीकरण में अगर हम x भी का मान रखें, इस वाली समीकरण में अगर हम x भी का मान रखें तो क्या आएगा स्टूडेंट, एक बार हमने x का मान रखा है, अब हम इस वाली समीकरण में x भी का मान रखेंगे स्टूडेंट। तो कैपिटल P, ये तो बिलियन का वास्तव है, PA0 x का मान नहीं रखना, अब हमें x भी का मान रखना है, तो x भी बराबर आएगा 1 माइनस x से। कैलकुलेशन करेंगे, PA0 x से गुणा करेंगे PB0 और माइनस में PB0 x से। कॉमन ले लो स्टूडेंट, PB को यहाँ ले आओ, PB0 को यहाँ ले आओ। ठीक है स्टूडेंट, और PA0 x से माइनस में PB0 x से। कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, कॉमन आ रहा है x से, ये आ जाएगा PA0 माइनस में PB0। ठीक है स्टूडेंट, ये समीकरण जो है ये y बराबर mx प्लस c सरल रेखा समीकरण का पालन करती है स्टूडेंट। इसको ग्राफली हम शो करेंगे, समझाएंगे, ग्राफली समझाएंगे। ये समीकरण जो प्राप्त हुई है, हमारे पास ये वाली समीकरण थी कुल था PA0 x प्लस PB0 x। हमने एक बार x का मान रखा, इसमें x का नहीं रखेंगे, x का रखेंगे। x होता है 1 माइनस एक्स, क्योंकि विलयन में सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग एक के योग के बराबर होता है। विलयन में दो अवयव हैं a और b, तो इनकी मोल भिन्नों का योग एक के बराबर होगा। तो हमने x का मान रखा है, ये एक बार तो हमें प्राप्त हुआ, तो हमने इससे पहले बता दिया था। अब हम यहाँ x का मान रखेंगे 1 माइनस एक्स a, तो रखा है हमने x का मान, कैलकुलेशन किया, इसको भी आ गया। PB0 को हम पहले ले आए, PA0 x से माइनस PB0 x से कॉमन ले लिया इन दोनों में, और इन दोनों में कॉमन x से है, तो क्या आ गया स्टूडेंट, PA0 माइनस में PB0। और ये वाली समीकरण सरल रेखा समीकरण का पालन करती है, सरल रेखा समीकरण का पालन करती है। इसको ग्राफली हम अगली वीडियो में समझाएंगे किस प्रकार से ये समीकरण है, ये जो ये और इससे पहले वाली समीकरण जो इसमें हमने x से बराबर 1 माइनस एक्स भी रखा था, इस वाली में तो हमने x भी बराबर 1 माइनस एक्स से रखा है। ये सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c का पालन करती है, अर्थात वाष्पशील अवयव का आंशिक भाजक उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ जो बातें मैंने समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।